नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज से ठीक एक साल पहले एक ऐसा धमाका हुआ जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उसके चंद दिनों बाद ही हिंदुस्तान ने ऐसा जवाब दिया था कि पड़ोसी मुल्क के दांत खट्टे हो गए। हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले की। एक बार फिर आतंकियों ने पुलवामा में नापाक साजिश रची थी, लेकिन जवानों की मुस्तैदी ने उसे नाकाम कर दिया। कार में रखे बम को डिफ्यूज कर दिया गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को इस बात के इनपुट 3 दिन पहले से ही मिल रहे थे कि किसी गाड़ी के जरिए घाटी के दक्षिणी हिस्से में सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि बीते दिनों कश्मीर में हिजबुल के टॉप आतंकियों के मारे जाने के बाद साजिश रची जा रही थी। फिलहाल आईईडी बम की बरामदगी के बाद एनआईए को इसकी जांच सौंप दी गई है। से पुलवामा पुलिस को ये इत्तला मिल रहा था, बार बार खबर आ रहा था टेक्निकल एंड से भी, ह्यूमन एंड से, कि जैश मोहम्मद एचएम मिलके एक बहुत बड़ा हादसा करने वाला है। उसमें ये लोग कार्ड बम को यूज कर रहा है। तो कल मॉर्निंग में जब हम लोग का खबर पूरा मैच्योर हो गया, तो उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी ने मिलकर मल्टीपल नाका लगाया। जब नाका पार्टी ने उसको वार्निंग फायर दिया रोकने के लिए, तो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। फिर दूसरा पार्टी जब फायर किया, चूँकि अंधेरा था, उसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी वहाँ छूट गया। मॉर्निंग हमारी टीम जब जाके वीडियो स्क्वाड गई, गाड़ी के सर्च किया, तो उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया गया। फिर वहाँ पर वीडियोग्राफी करा के, फोटोग्राफी खींच के फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया ऑन द स्पॉट। सर, क्या ये मोरल सरप्राइज सेम था जैसे अवंतीपुरा? बिल्कुल सर, कोई तंजीम कौन सी है? इसमें जैश मोहम्मद का लीड रोल है, उसमें एचएम भी उसको असिस्ट किया है। अब आइए आपको पुलवामा में जो कार मिली है उससे जुड़े 10 बड़े खुलासे बताते हैं, जिसके बाद अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि आतंकियों ने कितनी बड़ी साजिश रची थी। तो खुलासे क्या कुछ हैं वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 2 खुलासे हमने दिखाए। तीसरे खुलासे की हम अगर बात करें तो आतंकी आदिल बम वाली कार चला रहा था। गोलीबारी के बाद आतंकी फरार हो गया। गाड़ी को रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़ा गया। कार में 2 व्हीलर की नंबर प्लेट लगाई गई थी। बाइक का नंबर कठुआ में रजिस्टर्ड था। नीले रंग के एक ड्रम में विस्फोटक रखा हुआ था। जैश और हिजबुल मुजाहिदीन ने साजिश रची थी। आईडी का वजन 40 से 45 किलोग्राम के करीब था। दरअसल 14 फरवरी 2019 की तरह ही दोबारा भारत को दहलाने के मंसूबे पाले गए थे, लेकिन इस बार सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकियों के नापाक इरादों पर पानी फिर गया। साजिश रची लेकिन डिफ्यूज किया अरमान। मुस्तैद थे इसलिए नहीं हुआ नुकसान। भारत को दहलाने की साजिश नाकाम। पुलवामा अब और नहीं। देखिए इन तस्वीरों को और खुश हो जाइए। शाबाशी दीजिए अपने देश के सुरक्षा बलों को, क्योंकि ये तस्वीरें मानवता के मुजरिमों को हताश करने वाली हैं। यहां उनके साजिश नाकाम की जा रही है। नेस्तो नाबूद किया जा रहा है उनके नापाक इरादों को, जिसके जरिए वो लगातार भारत को दहलाने के सपने देखते रहे हैं। धमकी नहीं, ये धमाका चेतावनी है देश के उन दुश्मनों के लिए जो आतंक के पैरोकार हैं। वो कान खोलकर सुन लें कि अब पूरी तरह से तैयार है भारत। नहीं होगी कोई चूक, क्योंकि सुरक्षाकर्मी चौकन्ना है लगातार। अब ऐसे ही आतंकी साजिशों के परखच्चे उड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में गुरुवार को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सेना ने पुलवामा के आयानकुंड इलाके में एक सैंत्रो कार बरामद किया, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक रखे थे। जम्मू कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा की तरह गाड़ी में रखी गई थी आईईडी। सुरक्षा बलों ने वक्त रहते किया डिफ्यूज। पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सफेद रंग की इस सैंत्रो कार में आईईडी का भी इस्तेमाल किया गया था।
सुरक्षा बलों ने कार को संदिग्ध हालत में पाया और इसकी जांच की तो भारी मात्रा में विस्फोटक मिले, जिसके बाद बिना देरी किए बम डिस्पोजल स्क्वाड ने वक्त रहते ही इस बम को डिफ्यूज कर दिया। 4-5 दिन से ये इंटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि यह आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। आतंक की इस गाड़ी को पुलवामा के रजपुरा रोड के पास शादीपुरा में पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी को एक आतंकी चला रहा था, जो कि शुरुआती गोलीबारी के बाद ही फरार हो गया। उसे अंधेरे का साथ मिला, लेकिन सवाल यह है कि भागकर जाएगा कहां। बता दें कि यह मामला अब NIA के हवाले है। मतलब ये कि इस कांड से जुड़े आतंकियों का भी खात्मा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में मजदूरों की हालत देखकर एक बात तो साफ हो चुकी है कि किसी की अहमियत तभी तक है जब तक वो उसके काम का है। मतलब खत्म तो इंसानियत भी खत्म। इसी का नतीजा है कि लाखों मजदूर मीलों पैदल चलने पर मजबूर हैं। कई हादसे के शिकार हो गए, लेकिन तमाम लोगों के साथ ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूरों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रवासी मजदूरों की बदहाली, लाचार मजदूरों की दर्दनाक तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान लगातार सामने आ रही है। हमने देखी है कि लॉकडाउन में कैसे मजदूर जो है ट्रकों पर और ट्रेनों में लद करके घर पहुंच रहे हैं। उनकी इस त्रासदी के बीच एक सुनहरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लेकिन आज इंसानियत को मजबूती देने वाली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो उम्मीद बंधाने वाली है। बता रही है कि संकट की इस घड़ी में भी इंसानियत मरा नहीं बल्कि जिंदा है। चंद लोग अभी भी मजदूरों के लिए मसीहा बने हुए हैं। ये है दिल्ली के एक फार्म के मालिक पप्पन सिंह। ये दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में मशरूम की खेती कराते हैं। बिहार के कई मजदूर इनके खेतों में काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान फंसे इन मजदूरों को इन्होंने अपने हाल पर नहीं छोड़ा, बल्कि बाकायदा विमान से इन्हें बिहार तक जाने का इंतजाम किया। ट्रेन, श्रमिक ट्रेन चली, उसमें हमने इनका टिकट किया, उस पर कंफर्म नहीं हुआ। फिर बस की सोची, वहाँ बस में भेज दें इनको। बस में भेजने के लिए इनको करा, फिर हमने देखा रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रेन में पानी नहीं मिल रहा, वो नहीं, मगर क्या करें। फिर हमारे समझ में आया, अरे जो प्लेन खुल गए, मगर प्लेन मगर तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। हमारे ही नौकर हैं, हमारे पास काम करते हैं, भाईचारा है इनसे हमारा। पप्पन सिंह ने अपने कामगारों की पूरी टेस्ट भी कराई, पूरा कागजात तैयार कराया ताकि यात्रा के दौरान किसी को कोई दिक्कत ना हो। इतना ही नहीं, पटना से इनके घर समस्तीपुर जाने का भी पूरा इंतजाम कराया। जो वो एहसास नहीं होने दिए हम लोग का जो ये लॉकडाउन लगा है। जितना खाएं 2 महीना बैठ कर को पूरा खर्चा खुराकी सब वो दिए। जैसे हम पहले खाए थे उससे अच्छा हम खाना खाए, अपना जी भर के खाएं। पहली बार फ्लाइट की यात्रा कर और अपने मालिक की दरिया दिली से मजदूर बेहद खुश हैं। लाइफ में पहली बार ही फ्लाइट में बैठेंगे और दिल में काफ़ी उत्सव मच रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोग फ्लाइट में बैठेंगे। हम लोग इससे पहले सोचे भी नहीं थे कि हम लोग फ्लाइट में बैठ पाएंगे। बाकायदा हमारे मालिक ने करवाया सारा टिकट का खर्चा। हम लोग 2 महीने से फंसे हुए थे लॉकडाउन में, तो हम लोगों का खाना खर्चा हर चीज़ का व्यवस्था किया। मतलब पहले से हम लोग लॉकडाउन से पहले से जो खाना लॉकडाउन में खाए, लॉकडाउन में बेहतरीन खाना पीना खाए और जी हर चीज़ का व्यवस्था बहुत बढ़िया रहा। काश ऐसे लोग कुछ और होते तो मजदूरों की डगर इतनी कठिन नहीं होती। उन्हें मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता, जान जोखिम में नहीं डालना पड़ता। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
चलिए, ये व्यक्ति तो मजदूरों का मसीहा बनकर सामने आया, लेकिन उन लोगों को मजदूरों की भूमिका भी समझाते हैं जो सिर्फ उनसे तब तक मतलब रखते हैं जब तक उनका काम रहता है। मजदूरों की भूमिका को समझना पड़ेगा। जीडीपी का 10% हिस्सा मजदूरों की मेहनत से है। मजदूर के बिना प्रोडक्शन मुमकिन नहीं। तेलंगाना सरकार ने आग्रह कर बिहार से मजदूरों को बुलाया है। पप्पन सिंह जैसे लोग मानवता की मिसाल हैं। पप्पन सिंह जैसे लोग दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। तो अगर हर मालिक पप्पन सिंह जैसा हो तो फिर श्रमिकों को बदहाल स्थिति में पैदल चलकर या हादसों का शिकार होकर घर नहीं पहुंचना पड़ेगा। जाहिर है पप्पन सिंह जैसे लोग हर किसी के लिए मिसाल हैं। अब हम आपको मजदूरों के हालात का दूसरा पहलू दिखाते हैं। प्रवासी मजदूरों को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष श्रमिक ट्रेनों से उतरने के घंटों बाद भी मजदूरों को अपने जिला जाने के लिए बसें नहीं मिल रही। बाहर से आने वाले मजदूरों की स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग भी अब नहीं की जा रही। पूरे हालात का जायजा लिया संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है और इनकी समस्याएं जहां पहले थोड़ी कम थी अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जितने भी प्रवासी आ रहे हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पर, हर एक से यदि आप बात करते हैं तो कुछ न कुछ वो समस्या बताते हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जागरूकता इनमें इतने स्तर पे आ चुकी है, ये खुद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाह रहे हैं। क्या समस्या आप फेस कर रहे हैं? सर, हम लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं और यहाँ नहीं हम लोग का कोई चेक इन हुआ है और इधर 2 घंटे से हम लोग खड़े हुए हैं। नहीं बस का सुविधा दिया जा रहा है। उधर जाते पूछते हैं तो बोलता है उधर जाओ उधर जाओ। कोई सही तरीके से बताने के लिए तैयार नहीं सर। हम लोग बहुत सर परेशान हैं। हम लोग गुजरात से आए हुए हैं। 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, ना बस मिल रही है, ना कोई पूछ रहा है, ना चेक हुआ है। किधर जाए कहाँ से जाए, हम लोग परेशान हैं। 1 घंटा हो गया जी साहब, हम लोग को 2 घंटा हो गया आए हुए, अभी तक नहीं बस मिली है और नहीं कोई चेकअप हुआ है। बस मिली है? नहीं, अभी बस भी नहीं मिली है। चेकअप नहीं हुआ? नहीं, अभी चेकअप भी नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी। कोई लोग पूछते हैं कि हाँ इधर जाके बैठो, कोई बोला उस बस में जाके बैठो, अभी तो कोई क्लियर नहीं हुआ कि हाँ ये बस फलना जगह जाएगी। मीलों का सफ़र 3 से 4 दिनों बाद अपने सरजमी पे आ रहे हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि जो बसें लगी हुई है उनका प्रॉपर इन लोगों को बताया नहीं जा रहा है कि कौन सी बस है, कब खुलेगी, कितने देर में खुलेगी, तो इनका मलाल है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जो थर्मल स्क्रीनिंग इन प्रवासियों की होती थी उसे भी बंद किया गया है, तो सुरक्षा को लेकर भी ये चिंतित हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बिहार में जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और जांच बेहद जरूरी है। बिहार में अब तक कुल आंकड़ा 3106 पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि मामलों में इजाफे की वजह प्रवासी मजदूर हैं, जिनके कारण पिछले 5 दिनों में मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। 24 मई को 166 मरीज पॉजिटिव मिले, वहीं 25 मई को एक दिन में सबसे अधिक 220 कोरोना से संक्रमित मरीज मिले। 26 मई को 140 नए मरीज सामने आए, वहीं 27 मई को कोरोना के 68 मामले सामने आए, जबकि बिहार में आज अब तक 70 नए केस सामने आ चुके हैं। मतलब पिछले 5 दिनों में कोरोना मरीजों के आंकड़े में 664 का इजाफा हुआ। हर साल बाढ़ का कहर कोसी के इलाके में बर्बादी लाती है। हजारों की संख्या में लोग पलायन कर जाते हैं, लेकिन इस बार कोसी के लोग पलायन भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी त्रासदी क्यों ना हो जाए, क्योंकि कोरोना ने इन्हें हर तरफ से मजबूर कर दिया है। देखिए कोसी के लोगों की ऐसी कसक जिसका समाधान उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा मंजर कोसी के इलाके में तब दिखता है जब कोसी नदी के तांडव से गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस बार कोसी के लोगों के सामने दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है। पलायन कर बाहर तो गए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फिर वापस आना पड़ा। वापस लौटे लोगों के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। मानसून आ रहा है और बाढ़ का खतरा भी है, लेकिन लोगों का साफ कहना है कि अब चाहे जो हो जाए अब कहीं नहीं जाएंगे। बाढ़ का समय आ रहा है तो मेरे को यहीं पे रहना है, मरना जीना यहीं पे है। दूसरी जगह क्यों लात गुस्सा खोने के लिए जाएंगे, आप ही बताइए। तो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? नीतीश कुमार को देना पड़ेगा रोजगार, क्यों नहीं देगा? हम लोगों को जब यहाँ मिल रहा है, बिहार में ही काम मिल जाएगा, दूसरे प्रदेश में क्या करने के लिए जाएंगे काम? और काम भी चाहिए। और वहाँ लोग दूसरा इलाका हम लोग जब पंजाब प्रदेश जाते हैं रात उसका खाना पड़ता है, यहाँ काम मिल जाएगा तो बढ़िया बात है।
पलायन को लेकर कोसी इलाके का दर्द पुराना है। रोजगार के साधन नहीं होने से लोगों के सामने दूसरे प्रदेशों की तरफ रुख करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि सरकार का दावा है कि बिहार में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। रोजगार के लिए तो हम तो कह रहे हैं कि क्लस्टर जो हम बना रहे हैं तो हर जगह के लिए अलग अलग क्लस्टर है। बिल्डर के लिए, टेलर के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, और ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से उनको काम मिलेगा। और ये बात सरकार की जेहन में है कि ये स्थिति आ सकती है, तो जितने प्रकार की परिस्थितियाँ बनेगी और उसका व्यवस्था किया जाएगा। विस्थापित करने की जगह भी चिन्हित करने की चल रही है उसमें बैठक में, तो पूरी तरह से सरकार उसको तैयार है कि हम लोग कहाँ उनको विस्थापित करें। तो जगह चिन्हित करने के लिए सभी अधिकारी को कहा गया है कि ऐसी परिस्थिति बनेगी तो हम बहुत बेहतर जगह पर हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार के कोसी इलाके में रोजगार का इंतजाम नहीं हो सकता है। मक्का और मखाने के उत्पादन में ये इलाका काफी आगे है। मधेपुरा में रेल कोच फैक्ट्री भी खुला है, लेकिन बाढ़ की विनाश लीला को रोकने के लिए अब तक कोई उपाय नहीं किए गए। ये बिहार के हर जिले में लोगों को काम देना पड़ेगा। उस जिले के आवश्यकता अनुसार जो वहाँ अवेलेबिलिटी है, जिस तरह के लोग हैं वहाँ उस तरह के लोगों को काम में ला के उनको रोजगार दिया जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री कटिबद्ध हैं कि ये लोग न जाएं, इनको हर तरह से रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के क्यों नहीं। बहरहाल बिहार सरकार इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है। ऐसे में बिहारी श्रमिकों का बढ़ता लोड परेशानी को और बढ़ा सकता है। खासकर कोसी इलाके में समस्या ज्यादा ही गंभीर है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ सहरसा से कुमार अनुभव और सुपौल से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब जरा खबर को भी समझ लेते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। हर साल कोसी बरसात में तबाही मचाती है। कोसी इलाके के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। प्रशासन का पूरा ध्यान महामारी के इंतजामों पर है। 15 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहार पहुंचे हैं। कोरोना और बाढ़ दोनों को संभालना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। कोरोना काल में कोसी दिखाएगी लीला। सहरसा कोरोना काल के बीच कोसी की लीला भी खतरनाक रूप लेती जा रही है। यूं तो इस इलाके में सहरसा कोरोना काल के बीच, जी हां, ये खबर क्या कुछ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके से कोसी कोरोना काल में तबाही मचा सकती है वो आपने यहां पर देखा। और कोसी से जुड़ी 10 बड़ी बातें क्या कुछ है वो भी हम आपको दिखाते हैं। कोसी हर साल बिहार में तबाही लेकर आती है। और तो कोसी हर साल बिहार में तबाही मचाती है, और कोसी बिहार के लिए शोक क्यों है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल कोसी का तल 2 मीटर ऊंचा उठ रहा है। तल ऊंचा होने से बाढ़ का खतरा बना रहता है। 25 लाख की आबादी को कोसी प्रभावित करती है। नेपाल में तटबंध टूटने से कोसी की धारा बदली। कोसी की धारा बदलने से बाढ़ का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। 2008 में कुसहा त्रासदी ने कहर मचाया था। बिहार के 441 गांवों में भयंकर बाढ़ आई थी। 30 लाख से अधिक लोग बेघर हुए थे। तो इन सब के बीच अब तक 15 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं। आलम यह है कि दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों से क्वारंटीन सेंटर फुल हो चुके हैं। क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं बची, लिहाजा मजदूर अब खेतों में डेरा डाल रहे हैं। खाने को तो घर से मिल जा रहा है, लेकिन रहने के लिए क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं है वो गांव सिताब दियारा है। सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण का गांव है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।